हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी क्लास 10th। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे रिसोर्सेज होते क्या हैं। एवरीथिंग available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। ठीक है, environment में मौजूद वो सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं या हमें संतुष्ट करती हैं, जिसमें हम थोड़ी सी क्या लगाते हैं, टेक्निक लगाते हैं, उसमें थोड़ी सी इकोनॉमिक लगाते हैं और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो। ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, रिसोर्स बन जाती है। ओके, ये नीचे एक फिगर दिया है जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है जो नेचुरल थिंग्स उनके बीच में और ह्यूमन बींग्स के बीच में। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्राप्त हुए हैं या नेचुरल चीज़ें प्राप्त हुई हैं, वो रिसोर्स बनाई कैसे जाती हैं। ठीक है, उनको रिसोर्स बनाता कौन है, ह्यूमन बींग्स। उसमें क्या यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस का यूज़ होता है और फिजिकल एनवायरनमेंट जो हम नेचर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट करते हैं उनको रिसोर्स बनाने में। एक टेबल दिया है, इस टेबल के माध्यम से ये समझेंगे रिसोर्सेज होते कितने प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, नेचुरल एंड ह्यूमन, प्राकृतिक और मैनमेड। नेचुरल में फिर 2 टाइप्स के हो जाते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में कौन कौन से आते हैं, कॉन्टिन्यूअस, फॉर एग्जांपल वाइंड और वाटर, बायोलॉजिकल, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल में आते हैं रिसाइक्लेबल मेटल्स और नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में सिर्फ 2 प्रकार के आते हैं, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, और अगला है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का, कितने प्रकार के होते हैं और रिन्यूएबल हैं या नॉन रिन्यूएबल हैं, बायोलॉजिकल हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस टेबल के थ्रू आप ये समझ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। हमारे जो इन्वायरमेंट में चीज़ें उपलब्ध हैं उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसकी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इंटरेक्टिव रिलेशनशिप, इनका एक संबंध होता है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पीछे हमने एक फिगर के थ्रू समझा कि जब हमें ये नेचुरल चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में जो इन्वॉल्व्स हैं, इनको हम जब रिसोर्स बनाते हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर। जो ह्यूमन बींग है वो नेचर से इंटर करता है थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन। किसके माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एंड इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करता है, एक्सेलरेट दियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और क्या करता है, जो उसका आर्थिक विकास है अपनी टेक्निक का यूज करके उसको आगे बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाई मैनी। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो प्रकृति के द्वारा हमें उपहार दिए गए हैं, ठीक है, ये फ्री है, मुफ्त है, जैसा कि एज इज एज्यूम्ड बाई मैनी अक्सर लोग सोचते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। एक ह्यूमन एक्टिविटीज का कार्य है, फंक्शन है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग खुद में एक रिसोर्स का महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन our environment into resources
एंड यूज देम। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी दूसरे मटेरियल्स हैं उनको क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, और उसको रिसोर्स के तौर पे यूज करता है। तो कहने का मतलब ये जो ह्यूमन बीइंग है वो खुद क्या है, एक रिसोर्स है। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। इन रिसोर्सेज को हम निम्नलिखित तरीकों से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उनकी उत्पत्ति के आधार पे, बायोटिक अथवा अबायोटिक, जैविक अथवा अजैविक। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, उनकी खपत के आधार पे, जैसे वो रिन्यूएबल है अथवा नॉन रिन्यूएबल है। एक बार कोई रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं अथवा नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसके मालिकाना हक के आधार पे, व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय है अथवा अंतर्राष्ट्रीय। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट का स्टेटस कैसा है, पोटेंशियल है, डेवलप्ड है एंड अथवा रिजर्व्स है, ठीक है। तो इन आधार पे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स होते कितने प्रकार के हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है बायोटिक रिसोर्सेज, जैविक रिसोर्सेज, जैविक संसाधन। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये बायोस्फीयर, जैव मंडल में पाए जाते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा जैव मंडल कहाँ बनता है, ठीक है। एंड हैव लाइफ, और उनमें क्या होता है, जीवन होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, एटीसी। ये क्या कैसे रिसोर्सेज हैं? बायोटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और ये बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है इसमें जीवन पाया जाता है, ठीक है। अगला है अबायोटिक रिसोर्सेज। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, वे चीजें जो जिनको कैसे कंपोज किया जाता है, नॉन लिविंग के द्वारा, आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे रॉक्स, मटेरियल्स, ठीक है, जैसे मेटल्स, रॉक्स और मेटल्स। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब ये कह सकते हैं बायोटिक में लिविंग थिंग्स आती हैं और बायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, उनकी खपत के आधार पे। तो अब पीछे टेबल में आपने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, पहला नंबर था वो था रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वे रिसोर्सेज जो एक बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो दोबारा से वो बन पाते हैं या नहीं, रिन्यू हो पाते हैं नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाई फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। जैसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज करते हैं, अगर वो एक बार खत्म हो जाते हैं तो उनको हम दोबारा से प्रोड्यूस कर लेते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? रिप्रोड्यूस बाई फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, ठीक है। उदाहरण के तौर पे सोलर एंड वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, etc. द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूअस और फ्लो। हो सकता है इनको और दूसरे भागों में भी डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। फिर आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज अक्वायर वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, इसमें बहुत लंबा समय लगता है इनको बनने में। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। जो मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स है, जीवाश्म ईंधन है, वो ऐसे ही रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, इनके बनने में मिलियंस साल लग जाते हैं। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो रिसाइकल किए जाते हैं। लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, जैसे कि
फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, इनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता है अगर एक बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं तो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए रिसोर्सेज वे जो रिन्यूएबल हैं और नॉन रिन्यूएबल हैं। दूसरे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक या ओनरशिप के आधार पे कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, व्यक्तिगत संसाधन। दीज आर आल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स, इनको व्यक्तिगत तौर पे किसी के द्वारा ओन किया जाता है, कोई इनका मालिक होता है। जैसे कि मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाई गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। जैसे किसानों के पास कोई ज़मीन है, उसके बदले वो क्या देते हैं, थोड़ा सा लगान देते हैं, कर देते हैं। वो ज़मीन किसानों को सरकार के द्वारा दी गई है, ठीक है, वो उसके मालिक हैं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इन विलेजेस देर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देर आर मैनी हु आर लैंडलेस। कुछ ऐसे किसान हैं गांव में जिनके पास ज़मीन होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है। अर्बन पीपल्स ओन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज। जो लोग शहरों में रहते हैं उनके पास क्या होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं और दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्लांटेशन, पॉस्चर, लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन द वेल्स ETC आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाई इंडिविजुअल्स। ये कुछ उदाहरण हैं जो व्यक्तिगत तौर पे प्रॉपर्टीज के ओनरशिप होते हैं उनके। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाई योर हाउस होल्ड। आपके हाउस होल्ड में कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी व्यक्तिगत पर्सन की है, इंडिविजुअल है, उनकी लिस्ट बनाइए। तो ये हो गई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अगला आता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, सामुदायिक संसाधन। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ऐसे संसाधन जो कम्युनिटी के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। विलेज कॉमन, जैसे कि गांव में सामुदायिक चारागाह होते हैं, बरियल ग्राउंड होते हैं जहां सामूहिक रूप से सभी धर्मों के या सभी लोग डेड बॉडीज को बरी करते हैं। विलेजेस, विलेज पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डिफैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल पीपल लिविंग देयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, कम्युनिटी ओन्ड होती हैं, सामुदायिक रूप से लोग इनका यूज़ करते हैं। पार्क्स होते हैं, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं। फिर आता है नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। तकनीकी रूप से जितने भी रिसोर्स होते हैं वो राष्ट्र के संसाधन होते हैं, राष्ट्र की ही संपत्ति होती है। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। लोगों के हित के लिए, लोगों के भले के लिए अगर देश चाहे तो जो आपकी पीछे आपने पढ़ा इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको भी एक्वायर कर सकता है राष्ट्र अगर चाहता है तो देश हित में। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। अक्सर आपने सुना है रोडों का निर्माण होता है, नहरों की खुदाई होती है या रेलवे का निर्माण होता है ऐसे खेतों पे जिसका कोई व्यक्तिगत मालिक था, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उस पर भी रोडों का निर्माण हो जाता है। सरकार उस जमीन को आपसे ले लेती है, उसका आपको मुआवजा देती है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड। जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको पावर है बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, उस जमीन को वो ले सकती है। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड लैंड विद इन द पोलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म्स एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर बिलोंग टू द नेशन। जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, लैंड है, विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो उसकी राजनीतिक बाउंड्रीज हैं उस देश की, ओशियनिक एरिया में कितने अंदर तक, 12 नॉटिकल माइल्स, 22 किलोमीटर अंदर तक। ये सारी हमारी क्या है, राष्ट्र की संपत्तियां होती हैं, राष्ट्र के संसाधन होते हैं। फिर आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ ऐसे संसाधन हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रेगुलेट होते हैं। द ओशियनिक रिसोर्सेज,
इसमें मोस्टली शामिल है ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द exclusive economic zone belong to open ocean and the individual country can utilize these without the concurrence of international institutions। जैसे जो ओशनिक जोन है जो किसी देश के अंदर में नहीं आते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे संस्थान बनाए गए हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। अगर कोई देश उन ओशनिक जोन्स को यूज़ करना चाहता है तो उनको इन संस्थानों की सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होते हैं अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। जो रिसोर्सेज है उनके डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है उसके आधार पे सबसे पहला आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन व्हाट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ऐसे रिसोर्सेज जो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका अभी तक प्रयोग यूटिलाइज नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पे द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान, भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है विशेष तौर से राजस्थान और गुजरात का, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाइंड एंड सोलर एनर्जी। यहाँ पे वाइंड और सोलर एनर्जी की बहुत सारी संभावनाएं हैं, उसका विकास हो सकता है। बट सो फॉर दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली, लेकिन अभी तक इनको प्रॉपरली उचित रूप से डेवलप नहीं किया जा सका है। डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, ऐसे संसाधन जिनका सर्वे किया जा चुका है, एंड दियर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, और उनकी जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, उसको निर्धारित किया जा चुका है उसके यूटिलाइजेशन के लिए, उपयोग के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ दियर फिजिबिलिटी। जो रिसोर्सेज का विकास है, डेवलपमेंट है, वो डिपेंड करता है किस पे, टेक्नोलॉजी पे, और उसके जो फिजिबिलिटी का लेवल है वो कितना है, ठीक है। फिर आता है स्टॉक, मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ऐसे मटेरियल जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन उन रिसोर्सेज को ह्यूमन बीइंग के पास यूज़ करने की भी तकनीक नहीं है, ठीक है। ऐसे सारे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो इन्वायरमेंट में उपलब्ध हैं और जो ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनको हम कैसे यूज करें इसकी टेक्निक अभी ह्यूमन बीइंग के पास नहीं है। दीज आर इंक्लूड एमॉन्ग स्टॉक, इनको किस में शामिल किया जाता है, स्टॉक में शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे वाटर अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस, पानी में दो गैसें पाई जाती हैं, कौन कौन सी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन को हम किस में यूज कर सकते हैं, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट दिस पर्पज, लेकिन हमें अभी इतनी तकनीक का ज्ञान नहीं हुआ है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं ला पाए हैं कि इसको हम उचित रूप से कैसे इसको यूज कर सकें। इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक, इसलिए हम इसको कैसा मानते हैं, ये स्टॉक में है, हमारे भंडारण में है। रिजर्वर्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, रिजर्वर्स स्टॉक के सबसेट होते हैं विच कैन बी पुट इन टू यूज विद हेल्प ऑफ एक्सिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट दियर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। रिजर्वर्स भी होते हैं जिनको हम जान चुके हैं कि उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उनका यूज कैसे किया जा सकता है, लेकिन अभी तक उनको यूज करना शुरू नहीं किया गया है। दिस कैन बी यूज फॉर द मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, इनका यूज हम भविष्य में होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, जो नदियों का जल होता है उससे हम जल विद्युत बना सकते हैं। बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, लेकिन इसका कहीं अभी
सीमित लिमिटेड यूज होता है। दस द वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट ETC इज रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो पानी है बांधों का, जंगलों का, उसको भी रिजर्व रखा गया है, इसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का विकास। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ही विस्तृत हैं, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जीवन की गुणवत्ता को व्यवस्थित करने के लिए, बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ऐसा माना जाता था कि जो रिसोर्स हमें प्राप्त हुए हैं ये प्रकृति के द्वारा दिए हुए मुफ्त के उपहार हैं। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। इसलिए हमने ऐसे सोचा कि जो भी रिसोर्स हमें प्राप्त हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा मुफ्त में दिए जा रहे हैं, और जब मुफ्त का सामान मिलता है तो हम उसको बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं और उसके हमें निम्नलिखित दुष्परिणाम देखने को मिले। कौन से? डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग फॉर द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। रिसोर्सेज जो उपलब्ध हैं प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, तो कुछ लालची लोगों तक ही वो सीमित रह गए, उनकी ही आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अकोमोडेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। रिसोर्सेज का जो भंडारण है, संचय है, वो कुछ हाथों में हो गया, विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, जिससे समाज दो भागों में बट गया। कौन कौन से? रिच एंड पुअर। जो रिच हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा संसाधन हैं, और जो पुअर है उनके पास कम है। Indiscriminate exploitation of resources had led to global ecological crisis. अंधाधुंध इनका हमने शोषण किया है, एक्सप्लॉइटेशन किया है संसाधनों का, इससे इकोलॉजिकल क्राइसिस उत्पन्न हो गया है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जिससे आप भली भांति परिचित हैं, आप सुनते रहते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन, एक ओजोन लेयर है जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, ठीक है, उसका क्षरण हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का क्षरण हो रहा है और हमारा पर्यावरण भी क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम इसेंशियल, इसलिए आवश्यक हो जाता है रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो बंटवारा है, ये समान रूप से हो, फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, जिससे कि जीवन की जो गुणवत्ता है वो निरंतर बनी रहे और ग्लोबल पीस भी बनी रहे। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स, अगर वर्तमान समय में रिसोर्सेज का जो ट्रेंड है कुछ व्यक्तिगत हाथों में रहेगा, कुछ व्यक्तिगत कंट्रीज के हाथों में रहेगा, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर, तो हमारे जो प्लैनेट का भविष्य है वो किस में आ जाएगा? खतरे में आ जाएगा। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इसलिए आवश्यक हो जाता है रिसोर्स प्लानिंग को लागू करना, जिससे कि जो जीवन है सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस रहे, जीवन के सभी स्वरूपों के लिए, सभी पहलुओं के लिए। सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये सस्टेनेबल विद्यमानता है, यही घटक है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत विकास का। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको रिसोर्सेज के बारे में समझ में आ गया होगा, कितने प्रकार के होते हैं, इनका जो नेचुरल थिंग्स होती हैं इनका यूज कैसे होता है, इनको रिसोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, रिसोर्सेज होते क्या हैं, अबायोटिक कौन से हैं, बायोटिक कौन से हैं। ठीक है, इसके आगे की बात हम करेंगे। ये जो ग्लोबल क्राइसिस है रिसोर्सेज का, ये मेंटेन रहे और कैसे इसके बारे में अलग अलग मीटिंग्स हुई इंटरनेशनल लेवल पे, ये सब की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई कंप्लेंट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें।
ओके।